जनरेशन गैप की समस्या, पीढ़ी अंतराल की समस्या एक नई समस्या है। इतिहास में ऐसी कोई प्रॉब्लम कभी नहीं रही। दो जनरेशन के बीच में गैप पैदा नहीं होता था। पहले इसका कारण समझ लें, फिर उसका निराकरण समझना आसान हो जाएगा। कारण क्या है? पुराने जमाने में ये समस्या क्यों नहीं थी, आधुनिक युग में क्यों हो गई? पुराने जमाने में शिक्षा प्रणाली नहीं थी, कोई एजुकेशन सिस्टम नहीं था। पुरानी पीढ़ी नई पीढ़ी को प्रशिक्षित करती थी। माँ अपनी बेटी को सिखा रही है घर के काम कैसा करना है, सास अपनी बहू को सिखा रही है, बाप अपने बेटे को सिखा रहा है। वो जो काम करता है जिसमें उसकी कुशलता है वो काम बेटा कैसे सीखे। एक कारपेंटर का बेटा है, 7-8 साल का हुआ, वो अपने फादर की मदद करने लगा, लकड़ी उठा के देने लगा, छोटे छोटे काम करने लगा। बाप उससे 25 साल बड़ा है, 25 साल ज्यादा अनुभवी है। ये बेटा कितना ही बड़ा हो जाए, बाप उससे ज्यादा अनुभवी, ज्यादा बड़ा ज्ञानी रहेगा। बहुत कम चांस है, हजारों में एक, कि बेटा अपने बाप से ज्यादा कुशल कारीगर बन जाए। उसे जिंदगी भर सीखना ही होगा। एक बेटी अपनी माँ से सीखेगी, बड़ी बहन से सीखेगी, सास से सीखेगी, जेठानी से सीखेगी और सीखती ही रहेगी, क्योंकि वो लोग उससे बड़े हैं, ज्यादा अनुभवी हैं और हमेशा वो ज्यादा अनुभवी रहेंगे। यही बात शिक्षक विद्यार्थी के ऊपर लागू होती थी। स्टूडेंट हमेशा अपने टीचर से सीखता रहेगा, चाहे वो कितना ही सीख जाए उसके बाद बावजूद भी, क्योंकि शिक्षक और ज्यादा अनुभवी हो गया। समय के साथ साथ विद्यार्थी को हमेशा उससे सीखना होगा। तो पुराने जमाने में अपने से जो बड़े बुजुर्ग थे उनके प्रति एक सहज आदर और सम्मान की भावना थी। वही हमारे शिक्षक थे, वही हमारे मार्गदर्शक थे। आधुनिक युग में शिक्षा प्रणाली के आने के पश्चात पुराना सिस्टम टूट गया। अब हमारा शिक्षक इंटरनेट है, गूगल है, डिजिटल मीडिया है। अब एक अच्छा स्टूडेंट टीचर से ज्यादा नॉलेजेबल हो सकता है। एक बेटा अपने बाप से ज्यादा जान सकता है, जान ही लेगा, क्योंकि बाप को और 25 काम है। उसको इतनी फुर्सत नहीं है कि वो ज्ञान के मामले में अप टू डेट हो सके। उसके पास बहुत सारे उत्तरदायित्व हैं। बेटे के पास कोई जिम्मेवारी नहीं है, वह ज्ञानार्जन कर रहा है, उसका ज्ञान ज्यादा अप टू डेट है। अब कोई बहू होम साइंस में एमएससी करके आई है, पीएचडी करके आई है, और सास सोचे कि ये मुझसे सीखेगी खाना कैसे पकाना है, तो भूल जाओ। उस बहू को ऐसे ऐसे खाने पकाने आते हैं, व्यंजन आते हैं जिनके नाम भी सास ने सुने नहीं है। सास उसे क्या सिखाएगी? वो तो सास से बहुत ज्यादा जानती है। अब तो उल्टा ही होगा, सास को बहू से पूछना पड़ेगा ये वाला व्यंजन कैसे बनाते हैं। बेटा अगर होशियार है, किसी भी फील्ड में हो, वो बाप से आगे निकल जाएगा, क्योंकि उसकी नॉलेज ज्यादा अप टू डेट है। पिता पुराने ढंग से काम कर रहे हैं। हर 4-5 साल में सारा ढंग बदल जाता है, सारी टेक्नोलॉजी बदल जाती है। अगर पिता सोचे कि बेटा मेरी बात सुन सुन के, मुझसे पूछ पूछ के काम करेगा, तो भूल जाओ। अगर बेटा बिल्कुल ही नालायक है तो ऐसा कर पाएगा? तो थोड़ी भी अकल है, प्रतिभाशाली है, वो ज्यादा नए तरीके आजमाएगा। ये बिल्कुल सहज स्वाभाविक है, क्योंकि ज्ञान का विकास बहुत तेजी से हो रहा है हर क्षेत्र में। 5-10 साल में तो सब उलट पुलट हो जाता है, पुरानी सारी बातें आउट ऑफ डेट हो जाती हैं। सब टेक्निक्स, टेक्नोलॉजी
साइंटिफिक अप्रोच सब चेंज हो जाती है। इस बात को समझना। समझो मैं डॉक्टर हूं, 50 साल पहले मैंने शिक्षा प्राप्त की थी। इस 50 साल में मेडिकल नॉलेज में उलट पुलट हो गया। अब तो मैं स्वयं बीमार पड़ूं तो मुझे किसी दूसरे डॉक्टर से इलाज कराना होगा, जो अभी अभी पढ़ के आया है, वो ज्यादा होशियार है। पुराने जमाने में ऐसा नहीं था। वैद्यराज का बेटा हमेशा अपने पिता से सीखता ही रहेगा, बाप के मरते दम तक सीखता रहेगा, क्योंकि बाप ही ज्यादा अनुभवी है। पुराने जमाने में केवल अनुभव के द्वारा ज्ञान प्राप्त किया जाता था, अन्य कोई विधि ही नहीं थी। अब वो सारी विधि परिवर्तित हो गई। जब मैं पढ़ता था तब रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में सिर्फ एक ही मशीन होती थी, उसका नाम था एक्सरे मशीन। अब रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट इतना बड़ा हो गया, इतने नए नए इन्वेंशन हो गए, ज्यादा एक्यूरेट सटीक डायग्नोसिस करने में सक्षम। एक्सरे का तो कुछ काम ही नहीं बचा। जो नई टेक्नोलॉजी आ गई, नई मशीनें आ गई, उनका उपयोग करना, उनकी जो रीडिंग है उसकी एनालिसिस करना 50 साल पुराना डॉक्टर कर ही नहीं सकता। वो ये सारी बातें जानता ही नहीं। और एक क्षेत्र में नहीं, हर क्षेत्र में। प्रोफेसर ने जब पढ़ाई की थी तब उन्होंने जो पढ़ा था, 20 साल बाद जब वो पढ़ा रहे हैं बच्चों को, अगर बच्चे होशियार हैं तो प्रोफेसर से ज्यादा जान सकते हैं। प्रोफेसर जो जानते हैं उसमें से बहुत सी बातें गलत साबित हो चुकी हैं, उनको पता ही नहीं। अभी बहुत कुछ गलत साबित हो चुका, बहुत उलट पुलट हो चुकी। पुराने जमाने में तो ऐसा होता था कि एक वैज्ञानिक कोई खोज करता था, फिर उसके मरने के 30-40 साल बाद कोई नए वैज्ञानिक नई खोज करते थे और उसकी खोज को गलत साबित करते थे। अभी तो ऐसा हो गया कि वो वैज्ञानिक अभी जिंदा ही है और उसकी सारी खोजी गई बातें गलत सिद्ध हो गई। और जो बहुत प्रतिभाशाली वैज्ञानिक है वो तो खुद अपनी ही बात के विरोध में खोज लेते हैं। 10 साल पहले उन्होंने कुछ सिद्धांत खोजा था, 10 साल बाद कुछ नए तथ्य मिल गए उन्हीं को, और वो खुद ही कहेंगे कि हमारी वो पुरानी बात गलत थी। अभी 2-3 दिन पहले हम जिक्र कर रहे थे एक्सपेंडिंग यूनिवर्स का। अल्बर्ट आइंस्टीन एक सिद्धांत गणितीय रूप से खोज रहा था, कोई 8-10 साल उसने मेहनत की थी। यूनिवर्स जैसा है वैसा ही क्यों है? ग्रेविटेशनल फोर्स है, सब चीजें एक दूसरे को खींच रही हैं, तो सब इकट्ठा एक जगह हो जाना चाहिए। ये जैसा है वैसा क्यों है? इस पर बड़ी खोजबीन उसने की, और वो सिद्धांत जिसमें यूनिवर्सल कांस्टेंट, कॉस्मिक कांस्टेंट इक्वल टू 1 गणित के हिसाब से उसने सिद्ध किया। 8-10 साल लगे थे। वो किताब छपने ही वाली थी कि उसके मित्र ने बहुत बड़ी दूरबीन बना ली। इतनी बड़ी दूरबीन पहले कभी नहीं थी, और उस दूरबीन से देखने पे पता चला कि यूनिवर्स जैसा है वैसा नहीं है, लगातार बड़ा होता जा रहा है बहुत फास्ट स्पीड से। उसने आइंस्टीन को बुलाया कि तुम भी देखो कहीं मुझसे कुछ गलती तो नहीं हो रही ऑब्जर्वेशन में। आइंस्टीन ने देखा, चकित हो गया, बात बिल्कुल सही थी। सबसे पहले वो अपने घर गया, पिछले 8-10 साल में जितने कागज फाइलें रखी थी उन सब में हाथ लगाई, तो बात ही बेकार हो गई। यूनिवर्स कांस्टेंट है ही नहीं, जैसा था वैसा नहीं, लगातार बढ़ रहा है।
पुराने जमाने में जब शिक्षा प्रणाली नहीं थी तब ऐसा कभी नहीं होता था। बाप ही ज्यादा होशियार होता था बेटे से, माँ और सास और जेठानी ज्यादा होशियार होती थी किसी भी स्त्री से, बड़े बुजुर्ग ज्यादा अनुभवी थे, और पीढ़ी दर पीढ़ी काम चला आ रहा था। जो कारपेंटर था उसके बाप भी कारपेंटर था, उसका भी बाप कारपेंटर था। वो अपने बच्चों को सिखाते जाएंगे। वैद्यराज का बेटा फिर वैद्यराज बनेगा, ज्योतिषी का बेटा ज्योतिषी बनेगा। वो ज्ञान और किसी को मिलता ही नहीं था, वो लिमिटेड था, उसी खानदान में रहेगा। अचानक वो सारी व्यवस्था टूट गई। अब किसी खानदान का किसी से कुछ लेना देना नहीं है, आपके पूर्वज क्या थे उससे कोई लेना देना नहीं है। आपके बेटे कुछ भी हो सकते हैं, हो सकता है एक व्यापारी बन जाए, एक डॉक्टर बन जाए, एक इंजीनियर बन जाए, कंप्यूटर साइंटिस्ट बन जाए, कोई खिलाड़ी बन जाए, कोई एक्टर बन जाए, कोई सिंगर बन जाए। पुराने जमाने में संभव नहीं था। वो जो सिंगर थे वो केवल अपने बेटे को ही सिंगिंग सिखाते थे, दूसरों को कभी नहीं बताते थे कि कैसे सुर लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं, कौन सी राग है। पब्लिक में वो ऐसी परफॉर्मेंस करते थे कि कोई ना पकड़ पाए, कोई नकल करना चाहे कर ही ना सके, केवल अपने पुत्र को बताएंगे। होंगे गायक का बेटा ही गायक हो सकता था, दूसरा कोई हो ही नहीं सकता था। पिछले 100-150 साल में सब उलट पुलट हो गई, रिकॉर्डिंग सिस्टम आ गए, और अभी जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आई है इसने तो कमाल कर दिया। छोटे छोटे बच्चे को लैपटॉप पर मोबाइल चलाना आता है। जबलपुर में एक लड़के से मैंने पूछा, बड़े होकर क्या बनना चाहोगे? उसने कहा कि कंप्यूटर साइंटिस्ट का कोर्स छोड़ के और कुछ करूंगा। ये कुछ अजीब सा जवाब था। साधारणतः कोई बताता है कि पॉजिटिवली मैं क्या करना चाहता हूं, उसने कहा क्या नहीं करना चाहता वो एक सब्जेक्ट है, कंप्यूटर साइंस वो मुझे नहीं पढ़ना, उसके अलावा कुछ भी पढ़ दूंगा। मैंने कहा ऐसा क्यों? उसने कहा कि मेरे पिताजी कंप्यूटर साइंस पढ़े हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, उनको मोबाइल तक चलाना नहीं आता। लैपटॉप में कुछ गड़बड़ हो जाती है वो मुझसे पूछते हैं कि जरा इसको ठीक करो, ये एप्लीकेशन कैसे काम करती है, ये कैसे डाउनलोड क्यों नहीं हो रहा। मैं उनको बताता हूँ, मैं 10 साल का हूँ, तो मुझे समझ में आ गया कि ये जो पढ़े हैं वो कुछ मतलब का ही नहीं है, उनसे ज्यादा तो मैं जानता हूं। अब अगर ये पिता सोचे कि बेटा मेरा सम्मान करेगा तो भूल जाओ, ऐसा कभी होने वाला नहीं। पुराने जमाने में बुजुर्गों का जो सम्मान था वो उनकी उम्र की वजह से नहीं, और सफेद बाल की वजह से नहीं, और दांत टूट जाने से नहीं था। सम्मान ज्ञान का था, अनुभव का था। आज स्थिति पूरी पलट गई। नए बच्चे ज्यादा टैलेंटेड हो रहे हैं, ज्यादा प्रतिभाशाली हो रहे हैं, आगे और ज्यादा होंगे, तो बड़ा गैप पड़ गया। जनरेशन गैप की समस्या नहीं है, पहले कभी नहीं थी। पहले अपने बुजुर्गों के प्रति आदर की भावना रहती थी, अब नहीं रहेगी। ज्ञान के आधार पर तो नहीं रहेगी। हाँ, अगर आप कोई दूसरी क्वालिटी डेवलप करें, यदि आप एक ज्यादा अच्छे मनुष्य हैं, ज्यादा प्रेमपूर्ण हैं, ज्यादा करुणावान हैं, ज्यादा समझदार हैं, जीवन के अनुभवों से ज्यादा परिपक्व हुए हैं, याद रखना ज्ञान के मामले में नहीं, पूरी जिंदगी के मामले में, आपके भीतर भावनाओं का शुद्धिकरण हुआ है, आपके भीतर चैतन्य का निखार हुआ है, आप ज्यादा शांत हैं,
इस आधार पे सम्मान मिल सकेगा, लेकिन वो जो इंटेलेक्चुअल नॉलेज है, बौद्धिक ज्ञान, उसके आधार पे तो नहीं मिल सकता। वो दिन गए। और इसलिए आपने जो पूछा है कि जनरेशन गैप की समस्या को कैसे हल करें, इस स्थिति को समझिए। कारण समझ में आ गया, अब निवारण समझ में आ जाएगा। पुराने मापदंडों पर आदर सम्मान, जो संबंधों में एक मधुरता थी, वो अब नहीं हो सकती। इसलिए हमें कोई नए मापदंड, नए स्टैंडर्ड डेवलप करने होंगे। एक बुजुर्ग व्यक्ति सिर्फ बुजुर्ग है, उम्र ज्यादा हो गई, इसमें उसकी कोई खूबी नहीं है। तो प्रकृति में सभी की उम्र बढ़ती जाती है, पशुओं की भी, पंछियों की भी, पेड़ पौधों की, इसमें कोई खासियत नहीं है। लेकिन अगर भीतर कॉन्शियसनेस की ग्रोथ हुई है, प्रेम भावना की ग्रोथ हुई है, यह व्यक्ति एक ज्यादा अच्छा मनुष्य है, वो जो ह्यूमन वैल्यूज है उनकी ग्रोथ हुई है, तो निश्चित रूप से प्रेम और आदर मिलेगा। और अगर सिर्फ बुजुर्ग होने का अहंकार है, ईगो है कि मैं बड़ा हूं, मेरा आदर करो, इस आधार पे आदर नहीं मिलेगा। बल्कि अगर ऐसा ईगो है, और भी आदर खत्म हो जाएगा। ये ईगोइस्टिक एटीट्यूड। दूसरी बात समझना, जिस उम्र से हम पार हो चुके उसको हम समझ सकते हैं। उदाहरण के लिए एक 40 साल का व्यक्ति समझ सकता है एक छोटे बच्चे का व्यवहार, क्योंकि वो भी बच्चा रह चुका है। वो समझ सकता है एक टीनेजर का व्यवहार, ऐसा ही क्यों कर रहा है, वो भी उस उम्र से गुजरा है। एक युवक का व्यवहार वो समझ सकता है, वो भी युवावस्था से गुजरा है। लेकिन एक युवा व्यक्ति 50 साल वाले व्यक्ति का व्यवहार नहीं समझ सकता। एक छोटा बच्चा नहीं समझ सकता, एक किशोर नहीं समझ सकता कि बड़े बुजुर्ग ऐसा क्यों कर रहे हैं। उन्होंने उस अवस्था को नहीं जाना, लेकिन बड़े बुजुर्ग तो जानते हैं ना। वो बचपन से, किशोर अवस्था से, युवा अवस्था से गुजरे हैं। इसमें ज्यादा विराट हृदय वाला कौन होना चाहिए बताइए? बड़े बुजुर्ग को होना चाहिए। वो छोटों की गलतियों को गलती की तरह ना देखे, क्योंकि उसने भी यही गलती की है। वो हर चीज में उनको डांटे डपटे ना, निर्देश और आदेश ना दे, क्योंकि वो जानता है उसकी इस उम्र में उसने भी किसी के आदेश नहीं माने थे। ये बिल्कुल स्वाभाविक है, सहज है ऐसा होना। बेटा बाप के अगेंस्ट जाएगा थोड़ा, ये बिल्कुल सहज है, स्वाभाविक होना ही चाहिए। हर चीज में रोक टोक, हर चीज में बंदिश ना लगाएं, क्योंकि आपको अपनी भी तो याद है। आपने कौन सी अपने माता पिता की सारी बातें मान ली थी? तो जीवन का जो सहज क्रम है उसके प्रति एक आदर की भावना हो, जो सहज है, स्वाभाविक है, प्राकृतिक है। हम उसकी निंदा और आलोचना और अपमान ना करें, दूसरे को नीचा ना दिखाएं। तो इस मामले में बड़े छोटे को समझ सकते हैं, किंतु छोटा बड़े को नहीं समझ सकता। आप 25 साल के हो गए, एक 4 साल का बच्चा खिलौने से खेल रहा है, आप उसके खिलौने के खेलने को समझ सकते हैं। वो बहुत सीरियस है खिलौने के मामले में। आपके लिए वो घटनाएं हास्यास्पद हैं। खिलौने की टांग टूट गई गुड्डे की, और वो लड़का रो रहा है, वो खाना नहीं खा रहा, वो मचल रहा है, गुड्डे की टांग टूट गई। आपके लिए बात हास्यास्पद है। वो प्लास्टिक का गुड्डा, उसकी टांग टूटने की आपके लिए कोई महत्व नहीं है, लेकिन आप समझते हैं छोटे बच्चा की भावना, क्योंकि आप बड़े हैं, आप भी इस अवस्था से गुजरे हैं। इन छोटा बच्चा नहीं समझ सकता कि आप इस बात को सीरियसली क्यों नहीं ले रहे। गुड्डे की टांग टूट गई, आप उसे समझ सकते हैं। आप 50 साल के हो गए, आपके बेटे की
गर्लफ्रेंड से झगड़ा हो गया और वो सुसाइड करने के लिए तैयार है, आप उसके दिल की भावना को समझ सकते हैं। वो आपकी भावना को नहीं समझ सकता, यह बिल्कुल स्वाभाविक है। वो अभी 50 साल का नहीं हुआ, 25 साल में 25 साल वाला व्यवहार करेगा। अगर जनरेशन गैप मिटाना है, हमेशा याद रखिए, बड़ी जनरेशन को नई जनरेशन को समझना होगा। उनके स्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू से आप 50 साल के होके 20 साल वाले की बात को नहीं समझ सकते। आपको उस स्टैंड पॉइंट पे खड़ा होना जहां 20 साल वाला है, तब आप उसकी भावना को पकड़ पाएंगे। फिर तब जो कम्युनिकेशन होगा, बातचीत होगी, संवाद होगा, उससे समस्याएं सुलझेंगी। और अगर आप 50 साल वाला व्यवहार करेंगे तो फिर कम्युनिकेशन बंद हो जाएगा, धीरे धीरे बातचीत बंद हो जाएगी, धीरे धीरे बेटा बाप के सामने आना ही बंद कर देगा, अवॉइड करेगा, बाप अवॉइड करने लगेगा बेटे को, कोई बातचीत ही नहीं हो पाती। कुछ भी बात करो और उलझाव खड़ा हो जाता है, मुश्किल खड़ी हो जाती है। तो जनरेशन गैप को खत्म करने की जो इनिशिएटिव है, पहल है, वो बड़ी वाली पीढ़ी को करनी होगी। ये उम्मीद हम छोटे वाली पीढ़ी से नहीं कर सकते। तो पहली बात आपको समझ में आई, पहले ज्ञान का सम्मान था, उम्र का सम्मान नहीं था। वो ज्ञान का सम्मान संभव नहीं है, इसलिए वो अपेक्षा छोड़ दें। हाँ, अगर आप चाहते हैं अभी भी सम्मान की स्थिति रहे, फिर किसी दूसरे मामले में आपको आगे होना होगा। वो इंटेलेक्चुअल नॉलेज नहीं हो सकती। मैं देखता हूं कितने परिवारों में बाप जो है वो खाते वही मुनीम से करवा रहा था और वो सफल व्यापारी है, और उसका बेटा पढ़ लिख के आ गया कॉलेज से, वो व्यापार में भाग ले रहा है, और वो मना कर रहा है कि खत्म करो, ये इतने सारे मुनीम बैठे हुए हैं, खाते वही की कोई मतलब ही नहीं है, सब एक छोटे से लैपटॉप में हो जाएगा। बाप तैयार नहीं, उसके अहंकार को चोट लगती कि हम पिछले 60 साल से व्यवसाय कर रहे हैं और हम सफल बिजनेसमैन हैं, हमने तो इसी ढंग से सब चलाया है, और तुम कल के छोकरे आके हमको बताते हो कि सब गलत है। इस समय बदल गया, टेक्नोलॉजी बदल गई। 10 मुनि बैठ के जो हिसाब किताब कर रहे थे वो एक व्यक्ति कर लेगा, 10 की कोई जरूरत नहीं है। इतनी सारी फाइलें मेंटेन करने की कोई जरूरत नहीं है, सब एक छोटी सी पेन ड्राइव में आ जाता है। अब बाप को ये वाली बात समझ में नहीं आती कि कैसे होगा, उसकी कल्पना के बाहर है, और वो नई चीज सीखना भी नहीं चाहता, तो सीखने की क्षमता भी नहीं है। अब बेटा सोचे कि बाप लैपटॉप चलाना सीख जाए, बहुत कठिन काम है। रेयरली कभी ऐसा होगा, 100 में 1 कि जो बड़े बुजुर्ग नई टेक्निक सीखने की कोशिश करें, वो सीधा इनकार कर देंगे, नहीं हमको नहीं करना, ये हमसे नहीं बनता, ये तुम्हारा काम तुम ही जानो, हम तो अपने पुराने ढंग से चलेंगे। फिर धीरे धीरे वो बेटा बात करना ही बंद कर देगा। उसकी समझ के परे है कि आप ये कहां का बाबा आदम के जमाने का हिसाब किताब कर रहे हो। बाप नई चीज सीखने को तैयार हो, इसके लिए तो बहुत झुकना पड़ेगा, ये बड़ा मुश्किल काम है। फिर आपको अपने बच्चों से सीखना पड़ेगा। अब बुजुर्गों को सिखाने के लिए कहीं कोई प्रशिक्षण केंद्र नहीं है, और हो भी जाए तो फिर इज्जत का सवाल, हद हो गई, आप 65 साल को होके अभी सीखने आए। फिर दिमाग की उतनी कैपेसिटी भी नहीं बचती कि नई चीज सीख सके। हम पुरानी छोड़ने तैयार नहीं होते, नई पकड़ने तैयार नहीं होते। तो देख रहे हैं गैप कहां पड़ रहा है, जनरेशन गैप कैसे खड़ा हो रहा है।
मैं नहीं कह रहा हूं कि आप नई चीज सीखने के लिए तैयार हो जाओ, लेकिन अब समय आ गया है, आप जल्दी से जल्दी अपने बेटे को टेक ओवर करने दो, वो अपने ढंग से चलाएगा। ठीक है, कुछ भूल चूक होंगी, कुछ नुकसान भी होंगे, लेकिन ढंग अब आज के जमाने में आज के जमाने का ढंग होगा, वो पुराना ढंग नहीं चलेगा। आप सफल व्यवसायी थे अपने जमाने के, अगर आपने इसको कंटिन्यू रखने की कोशिश की तो आप असफल हो जाओगे। तो थोड़े विराट हृदय से चीजों को देखना होगा, समझना होगा। निश्चित रूप से बाप बेटे के बीच में फिर से प्रेमपूर्ण संबंध कायम हो सकता है, लेकिन अब वो पुराने वाले बाप बेटे जैसा नहीं, बल्कि मित्रवत, फ्रेंडली होगा। ठीक वही बात स्टूडेंट और प्रोफेसर्स के बीच में, एक ज्यादा फ्रेंडली एटमॉस्फेयर, मित्रतापूर्ण व्यवहार। वही बात आध्यात्मिक गुरु शिष्य परंपरा में लागू होगी। वो पुराने किस्म के गुरु तानाशाही किया करते थे, सिर्फ आर्डर दिया करते थे, जरा किसी ने कोई बात नहीं मानी तो नाराज हो गए और अभिशाप दे दिया, वो दिन गए। अब बराबर के प्लेटफॉर्म पर ज्यादा फ्रेंडली, ज्यादा मित्रतापूर्ण, दोस्ताना व्यवहार हो सकता है। ठीक है, आप कुछ जानते हैं, कोई व्यक्ति नहीं जानता है, आप उसे बता दीजिए, समझा दीजिए, अगर उसको उत्सुकता होगी तो वो जान लेगा। इसमें कोई तानाशाह बनने की जरूरत नहीं, तो किसी के गुलाम और दास बनने की जरूरत नहीं। जीवन के हर तल पर स्वतंत्रता का सम्मान सीखना होगा। ये एक नई चीज है, पहले कभी नहीं थी। पहले राजा महाराजा थे और बाकी सब गुलाम थे। फिर दुनिया में उलट पुलट हुआ। अब वो बादशाह बेगम केवल ताश के पत्तों में और कहीं नहीं, बाकी नाम के हैं कहने को, वो है ताश के पत्ते, वो भी ताकत उनकी कुछ नहीं है। और अगर है तो 10-5 साल में वो भी चली जाएगी। सारी दुनिया में डेमोक्रेसी आ गई, रिस्पेक्ट ऑफ द फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल हर व्यक्ति के भीतर आ गया। पुराना जो रवैया था हर मामले में, चाहे वो गुरु शिष्य हो, चाहे वो छात्र और विद्यार्थी हो, चाहे वो सास बहू हो, चाहे वो बाप बेटा हो, हर जगह वही था। एक तानाशाह ऑर्डर देने वाला और बाकी के सब गुलाम। एक संयुक्त परिवार, 25-30 लोग उसमें रहते हैं, जो सबसे बुजुर्ग है वो वहां का बॉस, उसने जो कह दिया, सबको पालन करना है, कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं बोल सकता। पुराना जमाना ऐसा था, हर जगह वैसी था। तो राज व्यवस्था भी वैसी चल रही थी, परिवार व्यवस्था भी वैसी चल रही थी, गुरुकुल भी वैसे ही चल रहे थे, सब चीजें वैसी चल रही थी। पिछले 100-150 साल में सब तरफ से तानाशाही टूटी है। आने वाले समय में और टूटेगी। हर इंडिविजुअल की अपनी फ्रीडम है, अपनी चेतना है, उसका सम्मान होना चाहिए। कोई किसी का गुलाम नहीं है, कोई किसी का बॉस नहीं है। धीरे धीरे और जैसे जैसे रोबोटिक दुनिया होती जाएगी, आदमी को काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बुद्धि की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। AI हर जगह टेक ओवर कर रही है। हो सकता है 10 साल में स्कूल कॉलेज भी बंद करने पड़े, पढ़ाई लिखाई के लिए कुछ बचा ही नहीं, कोई जरूरत ही नहीं बची। वो सारा काम रोबोट्स कर लेंगे, AI कर लेगी। फिर मनुष्य के लिए क्या बचा? मनुष्य के लिए 2 चीजें बची हैं। अपने हृदय की भावनाओं का परिष्कार करे, वह एक बेहतर मनुष्य बने। बाकी सब काम मशीन कर लेंगी, हमसे सैकड़ों गुना ज्यादा अच्छा। हमारा कोई काम नहीं है, वो बुद्धि का भी कोई काम नहीं है। पहले हमारे मस्कुलर पावर को रिप्लेस किया मशीन ने, अब
वो जो हमारी मेमोरी पावर थी उसको रिप्लेस कर रही है एआई। 10-5 साल में सब हो जाएगा। एक मित्र जो हवाई जहाज के पायलट हैं उन्होंने मुझे बताया कि आप लोग सोचते हैं कि पायलट का कोई काम है, कोई काम नहीं। हम सब दिखावटी बैठते हैं प्लेन में ताकि लोगों को भरोसा रहे कि कोई है। एक ऑटो पायलट की बटन होती है, हम बैठ के वो दबा देते हैं, बस सब कुछ अपने आप होता है, अपने आप जाता है ऊपर, अपने आप लैंड होता है, सब कुछ अपने आप होता है। लेकिन अगर लोगों को बता दें कि पायलट का कोई काम नहीं है, अपने आप पहुंच जाओगे आप, लोग बैठेंगे नहीं हवाई जहाज में, इसलिए पायलट बैठता है। सारी इमरजेंसी डील करने के लिए ऑटोमेटिक सिस्टम है। हर जगह से आदमी हट रहा है, रोबोटिक सर्जरी होने लगी। इतनी अच्छी सर्जरी कोई इंसान कर ही नहीं सकता, आखिर इंसान है। थक जाएगा, उसके हाथों में कंपन भी आ जाएगा, बोर भी हो जाएगा, कई चीजें हैं। 5-5, 6-6 घंटे एक सर्जरी चल रही है, सर्जन की टीम खड़ी हुई है, खड़े खड़े, क्या उनके शरीर में तकलीफ नहीं हो रही? और आदमी से हमेशा भूल चूक हो सकती है, मशीन से कोई भूल चूक नहीं होती। धीरे धीरे सब जगह से आदमी का काम छिनता जा रहा है। अगर हमारे अंदर कोई नई वैल्यूज खड़ी हो, और वो तो ही हो सकती हैं इफ वी बिकम मोर कॉन्शियस एंड मोर लविंग। ओशो की भाषा में होश और प्रेम, ये 2 चीजें हमारी हैं जो मशीन नहीं कर सकती, बाकी सब चीजें मशीन कर लेंगी। मेरा अनुमान है 10 साल के बाद स्कूल कॉलेज सब खत्म हो जाने वाले हैं, या अगर होंगे तो उसके विषय दूसरे होंगे कि हम कैसे ज्यादा भाईचारे के संग रहें, हम कैसे ज्यादा अच्छे मित्र बने, ये सिखाया जाएगा। फिजिक्स केमिस्ट्री और गणित नहीं सिखाया जाएगा, उसके दिन खत्म हो गए। जिस दिन कैलकुलेटर बन गया था तो बने तो 50-60 साल से ऊपर हो गए, उसी दिन गणित का खेल खत्म हो गया। कि लोग हैं कि ढोए जा रहे हैं, अभी भी जरूरत कहीं कुछ नहीं बची। हम एक बेहतर मनुष्य कैसे बने? अगर स्कूल होंगे भविष्य के तो वहां यही होगा कि बी मोर मेडिटेटिव, मोर प्लेफुल, मोर क्रिएटिव। कुछ करो जिसमें तुम्हें मजा आता है। मार्केट वैल्यू का सवाल नहीं है, तुम्हें मजा आता है, बस इतना पर्याप्त है, और क्या करना। हम अच्छा आदमी फिर उसको कहेंगे जो अपने आप में मगन रहता है, अपनी बांसुरी बजा लेता है, कभी गीत गा लेता है, कभी नाच लेता है, शांतिपूर्वक रहता है, हम उसको अच्छा आदमी कहेंगे। उसी की जरूरत होगी। और जो लोग शांत ना बैठ सकेंगे, आनंदित ना हो सकेंगे, वो लोग उपद्र भी कहलाएंगे, उनके लिए पागल खाने बनाने पड़ेंगे। ये आदमी कुछ ना कुछ करेगा, झंझट खड़ी करेगा, जेल में बंद करो। जनरेशन गैप की समस्या का कारण आपको समझ में आया, और भविष्य में उसका क्या निवारण हो सकेगा वह भी स्पष्ट हुआ। एक नई रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सब पर आई है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी किसी को ऊपर ना थी। एक नई रिस्पॉन्सिबिलिटी आई है, एक नए ढंग की समाज रचना उत्पन्न हो रही है। देखते देखते सब चीजें बदल रही हैं। उसके साथ अगर हम भी बदलेंगे, समय के साथ चलेंगे, तो सुंदर होगा, एक सामंजस्य बना रहेगा। नहीं तो सामंजस्य टूट जाएगा, वो पुरानी पीढ़ी बहुत पिछड़ जाएगी। समय तो अपनी गति से आगे बढ़ता जाएगा, लेकिन पुराने लोग पिछड़ते जाएंगे, उनको हमेशा टूटा हुआ महसूस होने लगेगा, जैसे हमारी जड़ें उखड़ गई, हम किसी काम के नहीं।
इस बात को गौर से समझना।